कत्ले नाहक है। सरकार को चाहिए इस मामले की पूरी तरह जांच करें। जम्मू कश्मीर एक मुतनाज़ा मसला है जिसका वाहिद रास्ता हल है। डॉक्टर मुस्तफा कमाल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्पेशल रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान सईद रूफ फारूकी। स्पेशल रिपोर्ट में कुछ अहम खबरें आप तक पहुंचाएंगे। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से भी बात होगी कि कल बिजबियारा में एक मजदूर पे गोली चली है, गोलियों का निशाना बना है। उसको लेकर सियासी जमातों के लीडरान ने अफसोस का इजहार किया है और कई लीडरान का कहना है कि जम्मू कश्मीर में इस तरह के वाक़ात हो रहे हैं तो सरकार को चाहिए कि इन वाक़ात को रोकने के लिए कोशिश करें, इन वाक़ात को रोकने के लिए कोई वाहिद रास्ता है वो निकलने की कोशिश करें। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर के हवाले से भी बात करें। कई इलाकों में मुसलसल बारिशों की वजह से ज़मींदारों को नुकसान उठाना पड़ रहा है और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज बारामूला और नारबल इलाकों में गए थे। कई अहम प्रोजेक्ट्स का उन्होंने रस्म इब्तिदा भी किया है। लेकिन स्पेशल रिपोर्ट के आगाज में नाज़रीन बात करेंगे कल शाम देर गए पेश आए वाक़े के हवाले से। कल शाम अनंतनाग के बिजबियारा इलाके में एक मजदूर पर नामालूम अफराद ने माफ कीजिएगा, पहले बात करते हैं जो हादसा हुआ है जम्मू में। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो हादसा का न रुकने वाला न थमने वाला सिलसिला जारी है। अगर कल शाम से हम बात करें तो तकरीबन 15 के करीब जो जाने हैं वो ज़ाया हुई है। 15 के करीब लोग जो है वो हादसा की नज़र हुए हैं और 55 जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। आज जो जम्मू में हादसा पेश आया उसमें तकरीबन 10 अफराद की जानें चली गई और 55 ज़ख्मी हुए। कल शाम भी एक हादसा हुआ जिसमें 4 लोगों की जानें चली गई थी और आज बडगाम में एक मोटरसाइकिल सवार को टिप्पर ने टक्कर मारी, उसकी भी जान चली गई। यानी हादसा का जो सिलसिला है ये रुकने वाला नहीं दिखाई दे रहा है और हर रोज हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में हादसात होते रहते हैं जिनमें कीमती जानें ज़ाया हो जाती है। जो सूरत हाल अभी जम्मू कश्मीर में मौसम की है वैसी सूरत हाल इन हादसात को लेकर बनी हुई है। हर रोज आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं कोई गाड़ी उलट गई है, कोई ना कोई वाक़ा पेश आया जिसकी वजह से इस तरह के हादसात हुए हैं और जिनमें लोगों की जानें चली जाती है। जम्मू में जो हादसा पेश आया बताया जा रहा है कि ये माता वैष्णव देवी की तरफ ये यात्रा बस जा रही थी और इसमें बताया जा रहा है कि 65 के करीब जो लोग थे, मुसाफिर थे, वो सवार थे। एक बस में 65 के करीब मुसाफिर सवार थे। जब हादसा पेश आया तो ये नीची खाई में जा गिरी। मौके पर 8 लोगों की जान चली गई। अस्पताल ले जाते हुए 2 की मौत और वाक़ा हुई है और 55 के करीब जो लोग हैं वो अभी जख्मी हैं जिनको GMC जम्मू मुंतकिल किया गया है। ये सूरत हाल है जम्मू कश्मीर की हादसात को लेकर। हालांकि सरकार जो बार बार कह रही है कि हादसात को रोकने के लिए कोशिशें की जा रही है, मगर जो लोग हैं, जो आवाम है, वो कई चीज़ें जो है इन हादसात को कह रहे हैं कि जिनकी वजह से हादसात हो रहे हैं। सड़कों की खस्ताहाली भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है। ड्राइवर तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाते हैं वो भी एक बड़ा मसला है, पर ओवरलोडिंग भी एक बड़ा मामला है जो हादसात की वजह बन जाती है। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने इस हादसे को लेकर मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की। उन्होंने कहा कि तहकीकात चल रही है और मामला जो है उसकी जांच की जा रही है कि ये हादसा किस तरह पेश आया। कई उन्होंने ये भी कहा कि रात में गाड़ी चलाना फिर कहीं नींद भी आ सकती है, ये भी एक वजह हो सकती है, पर पुलिस ने अपनी तरह जांच पड़ताल शुरू की है कि असल वजह इस हादसे की क्या बनी है। कारण तो लगता है कि अब क्योंकि रात को ड्राइविंग करके आदमी आता है तो कभी ह्यूमन एरर का ही ज़्यादा शक लगता है इसमें, और कहीं नींद का झोंका सुबह के टाइम पे उस तरह का सीन हो सकता है जो रहा हो। दूसरा जो कलवर्ट जहाँ से रेस्ड रोड है, काफ़ी हाई फ्लाईओवर तरह की रोड है जहाँ से जो नीचे गिरी है बस, तो वो भी लगता है कि स्पीड भी ज़्यादा हो सकती है कहीं, मगर ये चीज़ें
तो अभी मटेरियल और इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, मगर अनफॉर्चुनेट बात ये है कि काफ़ी लोगों की जान इसमें गई है और बड़ा ख़तरनाक फैटल एक्सीडेंट रहा, जिसमें अच्छी बात है कि लोग ज़्यादा दूर नहीं थे, हॉस्पिटल जल्दी पहुँचे हैं, हॉस्पिटल में केयर बहुत अच्छी मिली है और मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो इस वक्त हैं वो एकदम अंडर ट्रीटमेंट है, अंडर ऑब्जर्वेशन है। 2-3 जो क्रिटिकल लोग हैं उनको भी बड़ा अच्छा ख्याल किया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि जो लोग हॉस्पिटल तक ठीक पहुंचे हैं वो सही सलामत जहां से डिस्चार्ज होंगे। अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों की जान गई है, हम लोग उन परिवारों के साथ अपनी हमदर्दी पेश करते हैं और हम लोग अपनी तरफ से जो भी ज़रूरत है मदद करने की, बाकी चीज़ें की, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पर है, पुलिस के सब लोग जहाँ पर हैं, हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन इसको अच्छे से देख रही है, हम लोग बेस्ट पॉसिबल केयर इनको देने की कोशिश कर रहे हैं। 10 हो गया ना, वहाँ का मिला करके 10 हो गए हैं और 10 की डेथ टोटल होगी अभी तक और 2 से 3 लोग क्रिटिकल हैं। खत्म कर दिया गया है, अब या चल रहा है? रेस्क्यू वाला पार्ट बाय लार्ज मुकम्मल है, सिर्फ बस के बारे में कह रहे थे मौके पर जो हमारे पुलिस अफसर थे उसको एक बार उठा के देखने का, बट ऐसा कोई लगता नहीं कि बस के नीचे को हो। शुरू में शंका था कि इस हादसे में 55 के करीब लोग बताए जा रहे जख्मी हैं, जिनका इलाज जीएमसी जम्मू में चल रहा है। उनकी क्या कुछ सूरत हाल है और इलाज को लेकर क्या कुछ वहां पे इंतजाम किए गए हैं, इस पे बात कर रहे हैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू। है 2 ब्रॉड डेथ, कुछ डेथ्स वहाँ पे भी हुई हैं और 2 क्रिटिकल है, अभी बाकी मैनेज कर रहे हैं। आपके पास क्या आंकड़ा है मैडम, कितने डेथ्स हुई टोटल? यहाँ तो 2 ब्रॉड डेथ है, ऑन साइड भी है ना। हाँ, तो ऑन साइड का कोई आंकड़ा है? अभी हमारे डॉक्यूमेंट करना ठीक नहीं होगा, अभी 2 ही कितने हैं मैडम इसमें? 2 क्रिटिकल। अच्छा, 2 अभी क्रिटिकल है। चलिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल बात कर रही थी और हादसा को लेकर जो जख्मी वहाँ पे, हादसे को लेकर जो जख्मी वहाँ पे लोग लाए गए हैं उनकी क्या सूरत हाल ये बता रही थी। हम सीधे जम्मू चलेंगे, रितिका हमारे साथ जुड़ी है, रितिका से तफसीलात देने की कोशिश करेंगे क्योंकि हादसे के बाद कहीं ना कहीं कुछ सवाल जरूर उठे हैं जिन पे बात करना बड़ा जरूरी है। एक तो कि जो रूट उनको दिया गया है यात्रियों को, उस पर भी कई बात हो रही है और ओवरलोडिंग एक बड़ा मसला है, वो भी कहीं ना कहीं जांच का विषय है। रितिका, आपको आवाज आ रही है? रितिका, जरा बताइए, जो पहले जहां पे ये हादसा पेश आया है, ये तो कह रहे हैं कि जो रास्ता इनको दिया गया था इस यात्रा की गाड़ी को, वो रास्ता इनको नहीं देना चाहिए था क्योंकि इनको माता वैष्णो देवी जाना था, तो इनको दूसरा रास्ता दिया गया है, जिसकी वजह से भी बताया जा रहा है कि वो काफी खतरनाक रास्ता है और हादसा पेश आया उस रास्ते पे। ये भी एक वजह बताई जा रही है कि इंतजामिया को चाहिए था जो रास्ता, जो रोड माता वैष्णो देवी जा रहा है, उसी रोड पे इनको चलने की इजाजत मिलनी चाहिए थी। जी बिल्कुल, सवालिया निशान तो यहाँ पे लग रहे हैं क्योंकि बड़ा सवाल यहाँ पे ये आ रहा है कि तमाम यात्री बिहार के थे, अमृतसर से इन्होंने बस पकड़ी थी श्री माता वैष्णो देवी दरबार में जाने के लिए और यात्रियों से भी ये पुष्टि हुई है कि उनका कहना है कि 70 से लेके 75 के करीब यात्री जो हैं वो इस बस में सवार थे और कटरा जाने का रूट जो है, जम्मू से जाते हुए आप दोमेल का रास्ता पकड़ते हैं और वहीं से आपको कटरा का रूट मिलता है, परंतु ये दोमेल की तरफ ना मुड़ती हुई बस जो है ये डायरेक्ट झज्जर कोटली की तरफ गई है। ये एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार उस तरफ का रूट क्यों पकड़ा गया, क्योंकि वो रास्ता उधमपुर के लिए निकलता है और कटरा का जो रूट था वो काफी पीछे छूट चुका था और कुछ एक लोगों का ये भी कहना है कि बस की जो स्पीड थी उसे देख के ये अंदाजा लग रहा था कि शायद बस की स्पीड, ये जो ब्रेक है वो फेल हो चुकी थी, इसीलिए ड्राइवर ने दूसरे रूट की तरफ किया कि बस को हादसा होने से बचाया जा सके या फिर इंजरीज जो है वो कम हो। परंतु इस हादसे में ड्राइवर की भी मौत हो चुकी है और ड्राइवर समेत 10 लोग हैं जिनकी मृत्यु जो है वो हो चुकी है। बाकी के इंजर्ड जितने भी हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। नहीं, एक और सवाल यह है कि जैसे 10 लोग की जान चली गई है, 55 के करीब बताया जा रहा है जख्मी है जिनका इलाज चल रहा है, यानी 65 के करीब लोग इस मुसाफिर इस गाड़ी में सफर कर रहे थे।
जी, आपको बता दूं कि 10 लोग वो हैं जिनकी मृत्यु हुई है, 55 के करीब वो आंकड़ा है जो घायल है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल बैक सीट पे बैठे थे, उन्हें चोट तो नहीं आई है, वो सही सलामत में हमें वहां पे दिखे थे क्योंकि वो अपना सामान लेने के लिए वापस आए हुए थे। यानी कि कुछ वो यात्री भी हैं जो कि घायलों में नहीं आ रहे हैं, तो आंकड़ा जो है वो 70 के पार ही यहाँ पे दिखता है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बस में यात्री जो है वो कितने ज्यादा सवार होंगे। नॉर्मली बस में जो कैपेसिटी है 50 से 55 ही सीट की कैपेसिटी रहती है, और यहाँ पे 70 के ऊपर अगर आंकड़ा जा रहा है तो यात्री कितने ज्यादा होंगे और ये हादसा कितना भयंकर है, इसकी गंभीरता को समझने की जरूरत है। तो क्या रास्ते में कोई जांच पड़ताल नहीं होती है, कोई चेक नहीं होता है, या जहां से ये लोग आए हैं वहां से किस तरह इनको अलाउ किया गया, इस तरह भी बातें आ रही है? क्योंकि अब पुलिस कह रही है कि इस पे भी जांच पड़ताल होगी। अटकलें लगाई जा रही हैं कि आखिरकार हादसे की वजह क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे दिलबाग सिंह द्वारा ये बात कही गई कि हो सकता है कि अर्ली मॉर्निंग ये बस जा रही थी, यहाँ तो ये ड्राइवर को झपकी लग गई होगी, या फिर जो एक्स्ट्रा यात्री बस में थे उसकी वजह से ये हादसा हुआ। यानी कि अभी सिर्फ अटकलें लगाई जा रही है, स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा रहा कि कोई टेक्निकल एरर है या किसी मानवीय गलती की वजह से ये हादसा हुआ है। ये सब पुष्टि जल्द ही की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितिका तफसीलात देने के लिए। हादसे में बताया जा रहा है, जैसे हमने 65 की आदादशुमार की बात की थी, पर जैसे रितिका कह रही थी कि नहीं और कोई लोग थे जो जख्मी नहीं थे, यानी वो उनमें शुमार नहीं हो रहे हैं जो जिनकी मौत वाक़ा हुई है या जो जख्मी है। उससे ज्यादा यानी 65 से ज्यादा लोग जो है मुसाफिर जो है वो बस में सवार थे। क्या ये ट्रैफिक की वायलेशन नहीं है? आपको 50 से 52 के करीब अगर बड़ी बस है उसमें अलाउ है कि 50 से 52 लोग ही उसमें सफर कर सकते हैं, तो इसमें 70 के करीब लोगों का सफर करना क्या ये भी एक वजह बन सकती है हादसे की, या जो रूट दिया गया है? क्योंकि अब इस पे भी चर्चा कहीं ना कहीं हो रही है। तो फिलहाल जो लोग जख्मी हैं उनका इलाज चल रहा है और बताया जा रहा है कि उनकी जो पोजीशन है वो स्टेबल है, कई लोगों की पोजीशन स्टेबल है। नाज़रीन, कल शाम बिजबारा अनंतनाग में नामालूम बंदूक बरदारों ने एक मजदूर को गोलियों का निशाना बनाया और बताया जा रहा है कि ये घर का वाहिद कमाऊ था जिसको गोलियों का निशाना बनाया गया और बिजबारा में मजदूरी करने के लिए आया था। उधमपुर से इसका ताल्लुक है। जो ही उसकी जो मैयत है उनके आबाई घर पहुंची, वहां पे कोहराम मचा और ये भी बताया जा रहा है कि मरने वाले शख्स के घर में सिर्फ इसका एक भाई है जो आंखों की बीनाई से महरूम है। आपकी जो है वो उनके साथ बात हुई थी? सर, मेरा नाम राजू है, हम थ्याल से रहने वाले हैं। तो दीपू मेरा भाई है, छोटा भाई। तो कल शाम को फ़ोन किया था 8:30 बजे, तो मैं ठीक हूँ तो मैं पैसे भेज दूंगा, पहली तारीख को तो अपना खर्चा कर लेना। तो अब सुबह पता चल रहा है 8:30 बजे जो उसको ऐसे ऐसे मिलीटेंटों ने गोलियां मार दी हैं। क्या वो परिवार के यही हाँ, बस यही था। मेरी आंखें खराब है, 4 साल से बिल्कुल दिखता नहीं है। मेरा जो पापा है वो भी बीमार है। बस यही कमाने वाला था, एक ही पैसे कमाने वाला, यही कमाता था। मेरी दवाई भी आती थी और घर का भी खर्चा चलता था। तो फैमिली में और कौन कौन? फैमिली में बस एक मैं ही हूँ, एक ये मेरी घर वाली है, एक मेरे पापा है, तो मम्मा मेरी उधर रहती है कठुआ में। तो आपको कब पता चला? बस अभी चला सुबह। पानी लिया करना बाद च करना फोन बिजबारा में पेश आए वाक़े पर सियासी जमातों के लीडरान ने अफसोस का इजहार किया है। मोहम्मद यूसुफ तारिगा ने बात करते हुए कहा कि इस तरह के वाक़ात की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, ये एक बड़ा सानिया है और हमारी कोशिश इससे भी पहले रही है कि इस तरह के वाक़ात को रोका जा सके, पर नहीं रुक रहे हैं। और अब हमें लग रहा है कि हम सबको मिलकर इस तरह के वाक़ात को रोकना होगा, इन जानों को ज़ाया होने से बचाना होगा। क्या कहेंगे, दर्दनाक वाक़ा है, दिलसोज वाक़ा है। यही
हमारी तरफ से कोशिशें भी रही और ख्वाहिश भी रही कि ऐसे दिलदोज वाक़ात पर रोक लगाई जाए, ये सिलसिला कहीं रुक जाए। कितने ही ऐसे बेगुनाह लोग मारे गए आज तक, और एक और मजदूर उधमपुर का, हमारे ही वतन का, हमारे हमसाया इलाके का यहाँ आया था। वो जागीर संभालने के लिए नहीं आया था, किसी से कुछ छीनने के लिए नहीं आया था, देने के लिए आया था, मेहनत करने के लिए आया था, अपने गरीब अयाल को पालने के लिए। लाश चली गई यहाँ से। क्या यही तस्वीर है हमारी? अफसोसनाक है, मेरे पास अल्फाज नहीं है। और मैं सिर्फ यही गुजारिश कर लूंगा हर मकतब फिक्र से, ऐसी वारदातें हम सब के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। आगे जाने वाला रास्ता है क्या हमारा? नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर डॉक्टर मुस्तफा कमाल ने इस वाक़े पर बात करते हुए कहा कि ये कत्ल नाहक है और एक बेगुनाह मजदूर की जान ली गई है। उन्होंने कहा कि इस तरह के वाक़ात की सरकार को जांच करनी चाहिए और मामला जो है वो आवाम तक लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर 1947 से ही एक मुतनाज़ा मसला बना हुआ है। इस मुतनाज़ा मसले का हल जब होगा तब यहाँ पे अमन आ सकता है। ये कत्ल नाहक है, बेगुनाह की जान चली गई है, और वो भी कोई बड़ा आदमी नहीं था, मजदूर पेशा था। और जैसे अखबारों से पता चला, वो किसी मेवे के बागात में रखवाली करता था अनंतनाग ज़िले में। इसकी कल शाम को कि परसों शाम को मौत वाक़ा हुई। और जैसे कि ज़राए अबलाग से खबर मिली, ये किसी बंदूक बरदार का काम है, और एकदम अभी उसकी आखिरी सांसें भी चल रही थी। तो सीधा बड़ा आसान है, बड़ा इनको अच्छा लगता है कि मिलिटेंटों ने किया। ज़्यादा अच्छा होता कि सरकार इस बारे में आगे आती और लोगों की जो तशवीश इससे पैदा हुई है उसका मदावा करती, और ये आवाम को यकीन दिलाती कि इस घिनौने वाक़े का फौरी तौर तहकीकात की जाएगी और जो कसूरवार हैं उनको कानून के तहत सज़ा दी जाएगी। उम्मीद ये थी, लेकिन अभी वो आखिरी सांसें ले रहा था तो सीधा मिलिटेंटों पे उंगली उठती है। इसके तो किलिंग हुई और सरकार इसके बारे में बयान देती। वो भी किसी का बेटा है, उसकी भी किसी की बहन है, उसकी भी माँ है, लेकिन कभी बयान देती। इससे लोगों में जो तशवीश है कि अब मनमानी तरीके से ये मारते हैं, और चूँकि इतनी सारी सुरक्षा के नाम पर वर्दी पोस्ट जगह जगह तैनात हैं, आदमी खौफज़दा होता है कि ये जो मिलिटेंट कहते हैं, अगर ये मिलिटेंटों को कहते हैं तो कौन सा मिलिटेंट है? तो ये भी पता होना चाहिए। सीधा उंगली उसकी तरफ उठती है। हाँ, यासीन मलिक के हवाले से बात करते हुए डॉक्टर मुस्तफा कमाल ने कहा कि उन्होंने जिस तरह खबरें आ रही है कि अब NIA ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है यासीन मलिक को सजाए मौत देने के हवाले से। उन्होंने कहा कि इस तरह के वाक़ात से कोई फ़ायदा नहीं मिल सकता है, बल्कि तलखियाँ और बढ़ेगी, ख़ासकर नौजवानों में। उन्होंने कहा कि इस तरह के वाक़ात से नौजवानों में तलखियाँ और ज़्यादा बढ़ेगी। इस तरह के वाक़ात नहीं होने चाहिए। अब जो कुछ हुआ है उसको आगे पीछे छोड़कर अब आगे के लिए हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है। यासीन मलिक को इसकी चर्चा हो रही है कि इनको इसके सजाए मौत अदालत दे देगी, तो मैं समझता हूँ इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला नहीं है। इस तरीके से जो नाराज़गियाँ हैं, तलखियाँ हैं, वो और बढ़ेगी। ख़ासकर नौजवान नस्ल जो इस वक्त बेकार पड़ी हुई है, पढ़ी लिखी है, और जो आम शहरी है जिसमें मैं भी शामिल हूँ, ये तो फिर ये सिलसिला जो है ये बंद होना चाहिए। और इस बंद होने का तरीका यही है कि बैठ के अंदरूनी मामला जो है वो भी मरकज़ की जिम्मेदारी है
इसको किस तरीके से हल करें, अवाम को साथ लेके चलें, तमाम जमातों को साथ लेके चलें। इन चीज़ों से किसी का भला होता नहीं है। इन चीज़ों से जो हिंदुस्तान की छवि है, जो हिंदुस्तान की रेपुटेशन है, और दुनिया में जो इसको मुल्क को जिस तरीके से जाना जाता है, उस पर ये काली ज़रब लग जाएगी। ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। जो हो गया सो हो गया। अब वक्त इसका नहीं है कि सज़ाएं दे उन लोगों को जिन्होंने तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया है। अब इसके जो है नाज़रीन, वादी कश्मीर में मुसलसल बारिशों का सिलसिला जारी है। कई इलाकों में सालाबारी भी हो रही है और आज भी वादी कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी रहा। तो इस हवाले से एग्रीकल्चर सेक्टर और हार्टिकल्चर सेक्टर काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुआ है। महकमा एग्रीकल्चर की तरफ से सर्वे रिपोर्ट्स बनाई जा रही है कि किन किन इलाकों में ज़मींदारों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर जावेद इकबाल ने आज शुमाली कश्मीर का दौरा किया। इसी ज़मन में वहाँ पे वो ज़मींदारों से मुलाकात हुए और उन्होंने वहाँ पे सूरत हाल का जायज़ा भी लिया। उन्होंने कहा कि ज़मींदारों को नुकसान हुआ है, सरकार उस नुकसान की भरपाई करने के लिए तैयार है। मरकजी मामलत की स्कीम है जिसके ज़रिए जो भी नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई महकमा एग्रीकल्चर या सरकार करेगी। हम डिस्ट्रिक्ट कपवाड़ा के चोगल एरिया में खड़े हैं। ये कपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की भी दूसरी पंचायत है जो प्रोग्राम मैंने यहाँ पे अटेंड किया, और हमारी कोशिश ये है कि जो गवर्नमेंट ने प्रोग्राम ये होलिस्टिक एग्रीकल्चर डॉक्यूमेंट का बनाया है, जो ये लंबा चलना है कि लोगों की समझ में ये बात आए और लोग इस चीज़ को समझें और भरपूर इस चीज़ का फ़ायदा ले सकें। क्योंकि एग्रीकल्चर ही एक वैसा सेक्टर हमारे पास है कि जहाँ से हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। और कोशिश ये है कि जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं वो फार्मर होने के साथ साथ वो एंटरप्रेन्योर बने, और वो एंटरप्रेन्योर तभी बनेंगे कि जिस वक्त उनको वैसी स्कीमों के साथ जोड़ा जाएगा जिस वक्त ये मंजरे आम पे आई जाएंगी और नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट को हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान बच्चे हैं ये कैप्चर करेंगे, तो जाके हमारा जो किसान है वो लगातार इसके साथ जुड़ेगा। और मुझे खुशी महसूस होती है कि आज मैंने अपने जॉइंट डायरेक्टर्स को, मैं खुद भी 2 डिस्ट्रिक्टों में यहाँ निकला कि लोग आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी जगह हम लोगों को लगता है कि इसमें किसी और इम्प्रूवमेंट लाने की ताकत है, क्योंकि ये हमारा फर्ज बनता है कि जितने भी हमारे ये पंचायत के अदारे हैं हम इनको साथ में जोड़ के आप इस प्रोग्राम की अफादियत को इस लिहाज से समझें कि यूटीएफ जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब खुद इन प्रोग्रामों को अटेंड कर रहे हैं। डोरू में उन्होंने प्रोग्राम को अटेंड किया, बडगाम के बीच में उन्होंने अटेंड। इसके साथ ही अभी तक के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज के साथ जुड़े रहे। गुलिस्तान न्यूज पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तक के लिए अपने मेजबान को दीजिए इजाजत, इस वादे के साथ आप खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे, हमें भी अपनी एक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका हमारा सबका हाफिज़ व नासिर।